चलिए शुरुआत करते हैं रिवीजन से। मेरे साथ साथ आप रीड करते रहिए। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किस शहर ने की है? ये शहर नई दिल्ली में की गई थी। फर्स्ट टाइम इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव यानी कि विमेन चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है सुजाता सोनिक, विमेन चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी किसी स्टेट का सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है। अगर हम आईपीएस की बात करें जो सबसे चीफ मोस्ट होता है वो होता है डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और महाराष्ट्र में पहली बार विमेन महिला डीजीपी बनी थी रश्मि शुक्ला अभी हाल ही में। तो इस प्रकार से दो रिकॉर्ड्स बने हैं यहाँ पे। दोनों विमेन चीफ सेक्रेटरी डीजीपी महिला बनी है। महिला चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक, डीजीपी है रश्मि शुक्ला। एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो वेबसाइट्स मैनेज करता है, टेक्निकल चीजें मैनेज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने एआई डिटेक्शन बढ़ाने के लिए किस बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो वो है स्पाइस बोर्ड। स्पाइस बोर्ड में खासकर जो इलायची में रोग पाए जाते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा, और वो मदद लेगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से। सेबेक्स 2 भारत का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु यानी कि नॉन न्यूक्लियर बम किसके द्वारा विकसित किया गया है? और गैर परमाणु बम यानी कि जो रेगुलर वार्स यानी युद्ध होते हैं उसमें यूज किया जाता है, लेकिन ये कुछ अलग प्रकार का है। सेबेक्स में करीब 1.5 गुना ज्यादा शक्ति है ट्राई नाइट्रो ट्राइलून यानी कि टीएनटी से, और एक बहुत ही इंडिजिनस डेवलपमेंट है, मतलब भारत ने खुद विकसित किया है। और इसको डेवलप किया गया है ईईएल द्वारा यानी कि इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड, और ये आता है सोलर इंडस्ट्रीज जो इसकी पेरेंट कंपनी है, ये उसके अंडर में आता है। हाल ही में किस देश ने नए बैंक नोट जारी किए हैं? तो जापान है। जापान ने होलोग्राफिक 3D प्रिंटिंग बैंक नोट जारी किए हैं, और ये ऐसा प्रयास किया गया है जिससे नोट की काउंटरफिटिंग यानी कि नकली नोटों का प्रचलन देश में फैलने से रोकना है। तो ये देश है जापान। जैवा ग्रामो अभियान कहाँ शुरू किया गया था? तो ये किया गया था एर्नाकुलम में। सिंपल शब्दों में बताएं तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके है, जैविक खेती को लेके है। जो लोग जैविक खेती करना चाहते हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाई कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं विद्युत रंजन सारंगी। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये दोहा हुआ था। दोहा राजधानी है कतर देश की, ये मिडिल ईस्ट कंट्री है। और ये सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि अभी तक जब हुए थे तो उसमें तालिबान को शामिल नहीं किया गया था। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर किया है तो ये पहली बार इस समिट में शामिल हो रहा है। निर्माण पोर्टल किस सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित है? मतलब सार्वजनिक उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गया, और ये है सीआईएल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड को। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें एससी एसटी ओबीसी थर्ड जेंडर हैं, इनको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है उन जिलों में या उन क्षेत्रों में जहां पे कोल इंडिया लिमिटेड के प्लांट्स हैं। वार्षिक विश्व औषध रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ये पब्लिश की जाती है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूएनओडीसी है गई। संपूर्णता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह है नीति आयोग। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान उन जिलों में शुरू किया गया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जिले पिछड़े हुए हैं उनमें कुछ मानक पैरामीटर्स रखे गए हैं, जैसे कि टीकाकरण हो गया या फिर महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में हो गया। तो उन पैरामीटर्स पर काम करके इन जिलों को आगे लाएगी ताकि देश के साथ कदम से कदम मिला के ये जिले आगे बढ़ सकें। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपीपीआई, ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक, और इसने भारत के किस पोर्ट को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? तो वो है वाइजैक पोर्ट यानी कि विशाखापट्टनम पोर्ट है, जो हमारे ईस्ट कोस्ट यानी कि पूर्वी छोर का पोर्ट है। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है ये, और ये ईस्टर्न नेवल कमांड यानी कि पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय भी है। तो इस प्रकार से सीसीपीआई की रैंकिंग में वाइजैक पोर्ट को सबसे बेस्ट पोर्ट बताया गया है, और पूरे विश्व में इसकी रैंकिंग 19th है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कार्गो हैंडलिंग में सबसे बेहतरीन पाई गई है। तो ये रहे आज के हमारे क्विक यानी कि फास्ट रिवीजन शीट हो गई। इसके बाद चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा ट्रक से रिलेटेड है, चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या हो सकता है। ये नीति गियर शिफ्ट चैलेंज किससे संबंधित है? आपको आंसर पहले ही मिल गया होगा। तो ये है ई ट्रक्स के बारे में है। ई ट्रक्स जैसा कि बैटरी ऑपरेटेड है, क्लीन एनर्जी ऑपरेटेड ट्रक्स हैं, ये डीजल और पेट्रोलियम फ्यूल्स का यूज नहीं करते हैं। तो ये नीति आयोग के द्वारा की गई है पहल। भारत में परिवहन और गतिशीलता के क्षेत्र में नवाचार यानी कि इनोवेशन और उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की पहल की गई है। इन सब की समरी मैं आपको समझा देता हूं कि नीति आयोग ने इन सारे इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है, यानी कि ई फास्ट इंडिया एक पहल है। इसके अनुसार जो ट्रक्स हैं, जो कार्गो ट्रक्स हैं, उनको हम डीजल पेट्रोल से हटा के उनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, नए नए इनोवेशंस लाएंगे ताकि सस्ते ट्रक लॉन्च किए जा सके। आइए जानते थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जैसा कि इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI हो गया। करंट CEO इसके हैं BVR सुब्रमण्यम, और करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग के हैं सुमन बेरी, ये प्रेजेंट में हो गए। पहले CEO बने थे
सिंधु श्री खुल्लर। एक कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, कुछ लोग बोलते हैं अमिताभ कांत है, लेकिन अमिताभ कांत का जो टेन्योर था वो सेकेंड टेन्योर था, यानी कि इसके बाद बने थे। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग जो बने थे अरविंद पनगड़िया, यानी कि जो अभी इनका नाम है वो बहुत ही फेमस जगह पे है, और वो बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन। चेयरमैन जो नीति आयोग के हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यह हमेशा से थे, शुरू से जब से फॉर्मेशन हुआ है, और प्रधानमंत्री ही इसके चेयरमैन होते हैं यूजुअली। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 जनवरी 2015 में, लेकिन इसका फॉर्मेशन से पहले एक बॉडी थी, एक संस्था थी, उसका नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग था, उसको हटा करके नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ। हाल ही में 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आपको नाम बताना है। एडवाइजरी काउंसिल है 16 फाइनेंस कमीशन के, तो ये बनी है डॉक्टर पूनम गुप्ता। इसमें कई अपॉइंटमेंट और हुए हैं। इस समय डॉक्टर पूनम गुप्ता जो बनी है वो है NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की एक डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक हैं। इनको सलाहकार परिषद यानी एडवाइजरी काउंसिल का संयोजक नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ और भी बहुत ही हाईली अक्लेम्ड प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे कि DK श्रीवास्तव हो गए। ये किसी न किसी बैंक में या तो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं या तो किसी न किसी हायर पोस्ट पे हैं जो इकोनॉमिक चीजों को देखते हैं। नीलकंठ मिश्रा, प्रांजलि भंडारी और राहुल बजोरिया, तो ये हिस्सा है एडवाइजरी काउंसिल है 16 फाइनेंस कमीशन के। ये 5 लोग हैं, इसको याद रखिएगा नाम को। भारत का 16वां वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को कर दिया गया था, लेकिन इसका कार्यकाल अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका कार्यकाल जो शुरू होगा वो होगा 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इसके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जैसे कि हमने अभी नाम पढ़ा था, और डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से कि हमने पढ़ा कि ये फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के। का उद्देश्य यानी कि फाइनेंस कमीशन का उद्देश्य ये है कि राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच में टैक्सों को यानी कि आय को बराबर रूप से वितरण करना, जहां जिसकी जरूरतें हैं उसी के अनुसार। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वित्त आयोग हमारा आर्टिकल 280 यानी कि संविधान में आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, और सदस्य इसके हो गए अरविंद पनगड़िया हो गए इसके अध्यक्ष, और सचिव इसके हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। कुछ आर्टिकल्स हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में, इसको जान ले, बहुत ही जरूरी है ये। आर्टिकल 270 बताता है कि संघ यानी कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। आर्टिकल 269 बताता है कि संघ की जो सेंट्रल टैक्स लगाता है या वसूलता है, लेकिन राज्यों को ऐसा करने के लिए कहा गया है, तो उसके बारे में जिक्र किया गया है। राज्य केंद्र सरकार के लिए टैक्स वसूलते हैं। आर्टिकल 280 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। ये मेन आर्टिकल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है, तो इसको याद रखें। आर्टिकल 281 है यानी कि 281 है, वित्त आयोग के रिकमेंडेशंस क्या है कि जो फंड्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके यूनियन और स्टेट्स के बीच में। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है हमारा 15 जुलाई को, और इस बार का थीम रहा है यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा इसको। कुछ जुलाई के महत्वपूर्ण दिन, आइए तुरंत रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहिए। 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल पोस्टल वर्कर डे या नेशनल डॉक्टर्स डे या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, ये तीनों एक दिन मनाए जाते हैं। 2 जुलाई को एक खास डे फिक्स है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड यूएफओ डे यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो गया, जिसे एलियन की लोग बात करते हैं। 3 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, जिसे अपने यहाँ 15 अगस्त है। 6 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और 16 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो इस प्रकार से जुलाई के सब दिन हो गए, हम रिवाइज करते रहेंगे पर डे। अगला क्वेश्चन हमारा सिनेमा ऑडियो विजुअल के बारे में है, चलिए जानते हैं क्या है ये। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा गोवा में। गोवा में जब फिल्म फेस्टिवल होगा तो उसी के साइड लाइन में आयोजित किया जाएगा। इसको बोलते हैं वेव, जिसे आप देख पा रहे हैं इसमें वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट, तो वेव समिट होगी गोवा में, और ये पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन होगा। अगला क्वेश्चन रोबोटिक्स के बारे में है। 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन भारत 2024 किसके द्वारा आयोजित की जाएगी, तो डीडी रोबोकॉन जैसा कि दूरदर्शन का चैनल है यानी कि प्रसार भारती कराएगा इसको। प्रसार भारती के साथ साथ एक और इंस्टीट्यूट है तो उसका नाम है IIT दिल्ली, ये दोनों मिलकर रोबोकॉन चैलेंज को आयोजित कराएंगे, तो याद रखिएगा इसको। मिट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स, बीजिंग, मॉस्को, वाशिंगटन और मोरक्को, तो ये है मोरक्को में किया गया था। मोरक्को में कुछ चीजें पाई गई। पहला बात तो ये अडागिर नाम का शहर है मोरक्को में, वहां पे किया गया था मृदा स्वास्थ्य और स्थिरता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। इसको आयोजित कराया था यूनेस्को ने, जो कि है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूएन की एक विशेष एजेंसी है, और उसने ये बताया इसमें कि 2050 तक ग्रह की यानी कि अर्थ की 90% भूमि
पूरी तरह से नष्ट हो सकती है, क्योंकि भूमि की जो उर्वरा क्षमता घट रही है और ये डेजर्ट में बदल रही, धीरे धीरे मरुस्थल में बदल रही है। अगर ठीक से कार्य नहीं किया गया तो पूरे इकोसिस्टम को डैमेज कर देगी और 90% जो भूमि है वो नष्ट हो जाएगी। इस समय है यूनेस्को को जो चीफ है वो है अड्रे अजोले, इसको याद रखिएगा, ये उसके डीजी हैं, महानिदेशक हैं। एयर एक्सरसाइज पिच ब्लैक कितनी बार आयोजित की जाती है? तो ये जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाती मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, तो ये आयोजित की जाती है बाइनियली, यानी कि 2 साल में एक बार, 1/2। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? यह हाल ही में पारित किया गया दिन है, तो ये मनाया जाएगा 25 जून को। 25 जून को मनाने का कारण यह है कि इस दिन ही 25 को इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उसी को देखते हुए ये संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून को। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। एसडीजी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जिसमें पॉवर्टी को खत्म करना होता है, क्लीन एनर्जी को डेवलप करना होता है, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, शांति और न्याय, इन सब 16-17 पैरामीटर्स हैं अगर यूएन के एसडीजी की बात करें, और उसी के तर्ज पे भारत का एसडीजी है, तो ये डेवलप किया है नीति आयोग ने। शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पहला विश्वविद्यालय यानी कि फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खुली जाएगी? तो वो है रांची शहर में, इसको याद रखिएगा। और हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला लेगियन डी ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर सम्मानित किया गया है? तो ये है रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा एससीएल जो कि कंप्यूटर्स कंपनी है इंडिया की, और उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये रहा करंट अफेयर्स। अगर आपको डाउट है, फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें, मैं आपके आंसर करूंगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और पढ़ाई पे ध्यान करते रहें, अपने रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव ए ग्रेट डे।